और अब बात उस मुल्क की जहां की सड़कों पर अब लाशें ही लाशें नजर आने लगी हैं। संविधान में दी गई ताकत का इस्तेमाल करते हुए म्यांमार की सेना ने आंग सान सू समेत सत्ताधारी पार्टी एनएलडी के तमाम नेताओं की गिरफ्तारी की और तख्ता पलट कर दिया। यहां तक तो फिर भी सहा जा सकता था क्योंकि म्यांमार में 50 साल तक सेना का ही शासन रहा है, लेकिन इस बार म्यांमार के सेना प्रमुख जनरल लेंग ने जुल्म सितम की सारी सीमाएं तोड़ दी। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोग अगर नहीं मानते तो उन पर गोली चला दी जाए। इसके बाद शुरू हुआ रक्तपात, जिसमें अब तक 50 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। खून से लाल हुई म्यांमार की सड़कें। कत्लेआम मचाती म्यांमार की सेना। मौत के खौफ के बीच लोकतंत्र की जंग। हिंदुस्तान के पड़ोसी देश म्यांमार में 1 फरवरी को हुए तख्ता पलट के बाद लोकतंत्र के लिए हल्ला बोलते लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। म्यांमार की राजधानी नेपियडॉ से लेकर तमाम शहरों में आंदोलन की आग धधक रही है। तो इस आग को बुझाने के लिए सेना सिर्फ पानी की बौछारों का ही नहीं बल्कि गोलियों का इस्तेमाल भी कर रही है। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। म्यांमार की सड़कें खून से लाल हो गई हैं। कहीं खून से लथपथ जख्मी लोग हैं तो कहीं सड़क पर पड़ी लाशें। ये 4 तस्वीरें म्यांमार में सेना के रक्तपात की बानगी हैं। पहली तस्वीर में सेना के जवान आंदोलनकारियों को गाड़ी से उतारकर उनकी पिटाई कर रहे हैं, बंदूक के पिछले हिस्से से उनके सिर पर वार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर सोशल मीडिया में छाई हुई है। इसमें एक नन सेना के सामने घुटनों पर बैठकर आंदोलनकारियों पर रहम करने की गुहार लगा रही है। तीसरी तस्वीरों में आपको सेना के जवान लोगों को खदेड़ते हुए नजर आ रहे होंगे तो आंदोलनकारियों पर गोली भी चलाई जा रही है। जबकि चौथी तस्वीर में एक शख्स के पैरों से खून बह रहा है, वो बुरी तरह जख्मी है। हालांकि 1 फरवरी को हुए तख्ता पलट के बाद से ही सेना और आंदोलनकारियों के बीच संघर्ष जारी है। जहां आंदोलनकारी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सेना उन्हें खदेड़ने के लिए बल प्रयोग कर रही है। म्यांमार के मिलिट्री चीफ मिन आंग लेंग के हुक्म पर सेना नरसंहार पर आमादा है। यकीन नहीं आता तो देखिए ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। सेना के जवान आंदोलनकारियों की एक गाड़ी को रोकते हैं। 3 आंदोलनकारियों को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। सड़क किनारे फुटपाथ पर उन्हें बिठाया जाता है। सेना का एक जवान पीछे से आता है और इन प्रदर्शनकारियों को लात से मारने लगता है, लेकिन इसके बाद बंदूक से उनकी पिटाई की जाती है। सेना के कई जवान इकट्ठा हो जाते हैं और इन आंदोलनकारियों को जानवरों की तरह पीटने लगते हैं। आपको बता दें कि म्यांमार में अब तक 50 से ज्यादा आंदोलनकारियों की मौत हो चुकी है। यंगून, मांडले और नेपियडॉ में आंदोलन अपने चरम पर है। यहाँ आम लोगों के साथ पुलिस के जवान भी सेना के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लिहाजा स्थानीय पुलिस के जवान भी सेना के निशाने पर हैं। तो इनमें से कुछ भागकर भारत में शरण लेना चाहते हैं। तो जिस लोकतंत्र को म्यांमार के युवा ने देखा, अब वो वापस से उस जुंटा मिलिट्री रूल के अंदर में नहीं जाना चाहता। लिहाजा जो संघर्ष चल रहा है म्यांमार में, सेना और लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलनकारी है
उनके बीच में, जिसमें खासकर युवा हैं, ये जल्दी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकतंत्र के लिए जारी ये आंदोलन लंबा खींचेगा, क्योंकि सेना सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। वो किसी भी सूरत में म्यांमार में दोबारा लोकतंत्र बहाल नहीं होने देना चाहती। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की म्यांमार पर पाबंदी लगाने की चेतावनी को भी वहां की सेना ने यह कहकर खारिज कर दिया कि उन्हें इन पाबंदियों की आदत सी हो चुकी है। सुनिए म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत क्रिस्टीन बर्गनर ने क्या कहा। According to the NGO Assistance Association for Political Prisoners, around 700 individuals have been detained, mainly arbitrarily and without charges, trials, and legal representation, and families are not able to locate or contact them. Equally concerning are the restrictions on internet and communication services. They must not be disrupted to ensure the right to freedom of expression, which includes access to information. नवंबर 2020 में हुए चुनाव से साफ हो गया था कि म्यांमार की जनता देश में लोकतंत्र चाहती है। आंग सान सू के नेतृत्व में देश का विकास चाहती है, लेकिन सेना के जनरलों ने एक साथ मिलकर साजिश रची और तख्ता पलट कर दिया। सेना प्रमुख सीनियर जनरल मिन आंग लेंग ने सत्ता की भूख शांत करने के लिए लोगों का दमन शुरू कर दिया। लोकतंत्र के लिए आवाज बुलंद कर रहे आंदोलनकारियों को निशाना बनाया जाने लगा। उन्हें गोली मारने का सिलसिला शुरू हो गया। जिन सड़कों पर कभी चहल पहल हुआ करती थी, वहां कहीं मातम का सन्नाटा तो कहीं आक्रोश की आग धधकने लगी। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि म्यांमार में सेना ने अपनी ताकत दिखाई। म्यांमार की राजनीति में सेना का हमेशा से ही दखल रहा है। 1962 में तख्ता पलट के बाद वहां की सेना ने करीब 50 साल तक देश पर राज किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग तेज हुई तो साल 2008 में सेना नया संविधान लेकर आई। इस नए संविधान में लोकतांत्रिक सरकार और विपक्षी दलों को जगह दी गई, लेकिन सेना की स्वायत्तता और वर्चस्व को बनाए रखा गया। 30 दशक के बाद बड़ी मुश्किल से म्यांमार के अंदर आंग सान सू की के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार 2017 के अंदर सेट हुई, परंतु ये आर्मी को, म्यांमार की आर्मी को हजम नहीं हो रहा था। वैसे भी म्यांमार की आर्मी के पास में काफी पावर्स हैं। उन्होंने अपने संसद के अंदर अपनी कुछ मंत्रालय तक बुक किए हुए हैं। 1/4 सेना के अधिकारी संसद में होने जरूरी हैं, परंतु फिर भी जो पावर का नशा उनको पहले था, उसके कारण उन्हें लोकतंत्र पसंद नहीं आ रहा था। हालांकि म्यांमार के 64 साल के मौजूदा सेना प्रमुख सीनियर जनरल मिन आंग लेंग से लोगों को उम्मीद थी कि वो म्यांमार में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने भी वही किया जो पहले के सेना प्रमुख करते आए थे। आज म्यांमार एक बार फिर सैन्य शासन की जंजीरों में कैद है। हालात कितने बदतर हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सेना के जवान किसी भी बाजार या गली में घुस आते हैं, लोगों को मारते हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और तो और बेगुनाहों को गोली मारने से भी पीछे नहीं हटते। पूरी विश्व बिरादरी बहुत नाराज है। अमेरिका ने सैंक्शंस घोषित कर दिए और अपनी नेवी का रोनाल्ड रीगन, जो कि यूएसएस रोनाल्ड रीगन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो बिल्कुल म्यांमार के साथ में खड़ा कर दिया। साथ ही साथ नेटो कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन ने भी इसकी खिलाफत की। यूनाइटेड नेशंस ने भी म्यांमार को चेता दिया है। तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि म्यांमार में सेना सारी हदें लांघ चुकी है। म्यांमार में मानवाधिकारों को फौजी बूटों तले रौंदा जा रहा है। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वालों का गला घोंटा जा रहा है। लिहाजा संयुक्त राष्ट्र को म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। वक्त आ चुका है जब म्यांमार के लोगों की आवाज से आवाज मिलाते हुए लोकतंत्र बहाली के लिए कदम उठाना चाहिए। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी।
घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का और हम फिर हैं कोलकाता में। और कोलकाता से विक्टोरिया मेमोरियल के सामने से वक्त है 100 बात की एक बात का। टीएमसी ने बंगाल की 294 सीटों में 291 के लिए अपने उम्मीदवारों के ऐलान कर दिया, जिनमें यह साफ हो गया कि इस बार ममता बनर्जी नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी ने पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल में कोरोना की स्वदेशी कोवैक्सीन इस्तेमाल नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए इसे भारतीय वैज्ञानिकों का अपमान बताया। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों में कुछ बदलाव किए और दिल्ली समेत देश के कई बड़े स्टेशनों पर अब प्लेटफॉर्म टिकट के लिए 30 रुपए चुकाने होंगे, जिसके पीछे रेलवे ने भीड़ कम करने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की दलील दी। भारत में बनी कोवैक्सीन पर सियासी जंग तेज हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 3 ऐसे राज्य जहां विपक्षी पार्टियां सत्ता में हैं, वहां स्वदेशी वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन नहीं लगवाई जा रही। बीजेपी ने यह आरोप लगाते हुए पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल का नाम लिया। देश में कोरोना का टीका लगवाने का दूसरा चरण चल रहा है और इस चरण में कई नेता वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिनमें कांग्रेस शासित राज्य पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हैं, जिन्होंने मोहाली में टीके की पहली खुराक ली। राजस्थान के सीएम भी इस मुहिम का हिस्सा बने और उन्होंने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इन दोनों नेताओं ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई। इसी बीच बीजेपी ने पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल पर आरोप लगा दिया कि वो कोवैक्सीन नहीं लगवा रहे और देश में बनी जिस वैक्सीन को खुद प्रधानमंत्री लगवा चुके हैं उससे कन्नी काट रहे हैं। आपको अपने ही देश के वैज्ञानिकों पर, अपने ही देश के चिकित्सकों पर और अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति पर भरोसा नहीं है क्या? भारत बायोटेक कोवैक्सीन के तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट जारी कर चुकी है, जिनके मुताबिक भारत में बना ये टीका कोरोना के खिलाफ 81% तक असरदार है। लेकिन छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने दो टूक कहा कि वो ट्रायल पूरे होने का इंतजार करना चाहते हैं। अवश्य ये बात सामने आ रही है कि इसकी 80 या 81% कारगरता है, पर प्रक्रिया तो पूरी हो जाए। जबकि पंजाब सरकार ने साफ कर दिया कि वो कोरोना के टीके में कोई फर्क नहीं कर रही और वहां कोवैक्सीन भी लगाई जा रही है। वैक्सीन है जी मर्जी हो गए, सारे अप्रूव्ड है सारी। आज मैं भी लगवाई। प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई केंद्रीय मंत्रियों ने कोवैक्सीन लगवाई है। यही नहीं, बीजेपी के मुताबिक करीब 40 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत में बनी कोवैक्सीन मांगी है। 100 बात की एक बात यह कि हर बात को राजनीतिक